उसमें मैंने कहा था कि ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सीखेंगे और स्टार्ट हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से कर रहे हैं, राइट। नाउ कल मैंने बताया था कि जब आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड रहते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये टेक्निक हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो हमको मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। मैक्सिमाइज हम तब करते हैं जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉफिट का है, और मिनिमाइज तब करते हैं जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉस्ट का या फिर टाइम का होता है। कल मैंने बताया था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो है वो हम थोड़ा बाद में लेंगे। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपके पास है तो उसको सॉल्व कैसे करना। मतलब प्रॉब्लम्स अगर लीनियर प्रोग्रामिंग पे है तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। नाउ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स अवेलेबल है। एक है ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड और दूसरी है सिंप्लेक्स मेथड। नाउ ग्राफिकल मेथड हम पहले स्टार्ट करेंगे, बाद में सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करेंगे। अब फर्क क्या है? फर्क ऐसा है कि जब प्रॉब्लम में सिर्फ दो ही डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, जैसे मैंने ये लास्ट कल प्रॉब्लम लिखा था परसों कि यू हैव टू मैक्सिमाइज z विच इज इक्वल टू x1 प्लस 3x2। अब ये जो z है, z दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन क्या है? x1 प्लस 3x2। x1 x2 आर द डिसीजन वेरिएबल्स, ये दो वेरिएबल्स है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा z। इसको हमको मैक्सिमाइज करना है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको देखनी है। अब वो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए दो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज 3x1 plus 6x2 is less or equal to 8. Second constraint is 5x1 plus 2x2 less or equal to 10. और हमेशा हर एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ये जो लास्ट वाली कंस्टेंट है x1, x2 ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मतलब हमेशा डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू या तो 0 या उससे ज्यादा ही रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। एंड व्हाई दिस? बिकॉज ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ऑपरेशन रिसर्च के प्रॉब्लम रियल लाइफ सिचुएशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, सो वेरिएबल्स की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होंगी, हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी। ये दो कंस्ट्रेंट्स है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। दिस इज अ बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट इन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। नाउ हम लोगों को ये दो कंस्ट्रेंट्स यूज करके हर एक कंस्ट्रेंट पे से दो दो पॉइंट्स निकालने हैं, और वो दो पॉइंट से हमको लाइन ड्रॉ करनी है, और हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें वो लाइंस हमको फिजिबल रीजन देंगे। तो लाइंस पे जो वर्टेक्स मतलब उसकी बाउंड्री जो है, उस पे जो वर्टाइसेस होंगे, जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, उस पे से हमको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट solving this problem with graphical method. And I wanted to again repeat over the difference between graphical method and simplex method। ऐसा है कि इसमें देखो दो ही वेरिएबल्स अवेलेबल है, x1 एंड x2, और मे भी कोई प्रॉब्लम्स में x एंड y टर्म्स में भी लिखे हुए रहते हैं। सो अगर दो ही वेरिएबल्स अवेलेबल है तो यू कैन यूज ग्राफिकल मेथड एज वेल एज सिंप्लेक्स मेथड। लेकिन अगर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में दो से ज्यादा वेरिएबल अगर अवेलेबल है, मतलब x1, x2, x3 एंड सो ऑन, तो आप ग्राफिकल मेथड नहीं यूज कर सकते सॉल्व करने के लिए। इन दैट केस यू हैव टू यूज सिंप्लेक्स मेथड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइजेशन का भी होता है या फिर मिनिमाइजेशन का भी होता है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स दो है तो हम ग्राफिकल एज वेल एज सिंप्लेक्स यूज कर सकते। सिंप्लेक्स के लिए ग्राफिकल के लिए सिर्फ दो ही वेरिएबल्स आपके पास होने चाहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट ग्राफिकल मेथड।
मैंने कल बताया था आपको कि ग्राफिकल मेथड में हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कंस्ट्रेंट से। कल आई थिंक कोई स्टूडेंट ने पूछा था कि मैडम ये जो नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट है तो इसमें लेस देन और इक्वल टू 8 है तो ये निगेटिव भी हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज ये कंस्ट्रेंट जो है वो रिसोर्सेस पे इम्पोज हुई है। अगर x1 x2 दोनों की वैल्यूज अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, दोनों पॉजिटिव है, तो नेचुरली ये इक्वेशन भी पॉजिटिव ही रहेगा। दो लेस और इक्वल टू 8, it will not be less than 8 because at the most it can be equal to 8 but not less than 8. Okay? Now let us solve the problem with graphical method. Solution. Now we start with the first constraint. Consider 3x1 plus 6x2 is equal to 8. अब हम थोड़ी देर तक लेस देन ये साइन बाजू में रखेंगे क्योंकि हमको ये इक्वेशन से दो कोऑर्डिनेट्स निकालने, दो पॉइंट्स निकालने हैं। ये निकालने के लिए इजीएस्ट वे है पुट x1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में आप x1 को 0 रखो एंड यू फाइंड आउट x2। अगर आपने x1 को पुट किया 0, so what you will get 6x2 is equal to 8, or that implies x2 is equal to 8 upon 6. 8 upon 6 means 1.4, no? 1.3 something, so nearly equal to 1.4. Getting? So this point is 0, 1.4. Okay, number 1. Now ये हमको पॉइंट मिला फ्रॉम फर्स्ट कंस्ट्रेंट। ओके, जस्ट मिनट। अभी x2 इक्वल टू 0 पुट करो। in the same equation put x2 is equal to 0 and find x1. So if you put x2 is equal to 0, what you get? x1 is equal to 8 upon 3, right? So x1 is equal to 2.6. So दूसरा पॉइंट हमको मिला 2.60. So these are the two points that we are getting from this constraint. Is it okay? Now जैसे हमने ये दो पॉइंट्स निकाले फर्स्ट कंस्ट्रेंट से, in the similar way you have to find 2 points from the second constraint. Okay, now consider the second constraint. 5x1 plus 2x2. Now let us equate it to 10. So consider 5x1 plus 2x2 is equal to 10. Now again put x1 is equal to 0. Put x1 is equal to 0. What you will get? x2 is equal to 5. And now in the same constraint put x2 is equal to 0. So you will get x1 is equal to 2. So from the second constraint we are getting points 0, 5 and 2, 0. 2, 0. Okay, so these 2 points we are getting from the second constraint and these 2 points from the first constraint. ठीक है। नाउ अब ये पॉइंट्स हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे और ग्राफ निकालेंगे। And as I told you, because of the non-negativity constraint, you will get the solution in this quadrant only, first quadrant. First, second, third, fourth, ये quadrant से तो आपको solution यहाँ मिलेगा। Now x2 we are getting, we are plotting on
y एक्सिस एंड x1 ऑन x एक्सिस। ठीक है, हमारे पॉइंट्स है 0, 1.4, सो पहला हमारा जो पॉइंट था वो था x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 1.4, सो अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट था 2.6 एंड 0, x1 is equal to 2.6, अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट एंड 0। सो ये दो पॉइंट्स है जो हमको फर्स्ट कंस्ट्रेंट से मिले हैं। इज इट ओके, आर यू गेटिंग? अब ये दो पॉइंट्स आपने स्केल से ज्वाइन करने हैं, सो यू विल गेट वन लाइन। लाइन ड्रॉ करो। सो दिस इज अ लाइन which is representing the first constraint of your linear programming problem। थोड़ा सा ठीक से निकाल लेती हूँ। ओके, ये फर्स्ट लाइन हम इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे। अब सेकंड कंस्ट्रेंट से हमको ये दो पॉइंट्स मिले हैं 0, 5 एंड 2, 0। सो x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज 5 और ऊपर जाएगा। ठीक है, और 2, 0, x1 is 2, x2 is 0। अब ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो। स्केल से अगर निकालेंगे ना तो ग्राफ अच्छा आएगा। ठीक है, ये हमारी लाइन है विच इज रिप्रेजेंटिंग द सेकेंड कंस्ट्रेंट्स इन द प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, अब देखना है कंस्ट्रेंट्स की इनइक्वालिटी। पहली कंस्ट्रेंट है लेस और इक्वल टू 8 और दूसरी कंस्ट्रेंट भी लेस और इक्वल टू 10। सो लेस और इक्वल टू 8, अब ये लाइन है रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट कंस्ट्रेंट, सो इस डायरेक्शन से लेस और इक्वल टू। अब कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मैडम ये लाइन की इधर की डायरेक्ट साइड है या इधर की साइड है। उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी एक अगर पॉइंट अपने ये डायरेक्शन में कंसीडर किया, सपोज ये पॉइंट हम पॉइंट ये वाला कंसीडर करते हैं, सो 0.5, 0.5, उसको फिर ये 0.5, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है 0.5, 0.5, राइट। x1 इज 0.5, x2 इज ऑल्सो 0.5। अब वो वैल्यूज हम कंस्टेंट्स में लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, मतलब पुट अप करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेस देन और एट द मोस्ट इक्वल टू 8 आएगी, लेस देन इक्वल टू 8 आएगी, राइट, क्योंकि 0.5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 0.5 लेस और लेस देन 8, दैट यू कैन वेरीफाई। और अगर आपने यहाँ पॉइंट कंसिडर किया, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले और वो इक्वेशन में रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेस देन राइट हैंड साइड नहीं आएगी। ठीक है, गेटिंग और नॉट, आर यू गेटिंग? सो ये लाइन का जो डाउनवर्ड पोर्शन है वो दैट कंस्ट्रेंट को फॉलो करता है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड। वैसे ये लाइन है सेकेंड कंस्ट्रेंट रिप्रेजेंट कर रही है, and that in the second constraint also left hand side is less or equal to 10, तो naturally ये इधर की डायरेक्शन आएगी, राइट, ये साइड। अब हमको क्या करना है, हमको एक फिजिबल रीजन इस तरह से निकालना है कि जो दोनों कंस्ट्रेंट्स को
सेटिस्फाई करेगा। तो वो देखने के लिए ये देखो, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट कहती है कि x1 x2 की वैल्यूज इधर और इधर नहीं रहेगी, सिर्फ ये क्वाड्रेंट में रहेगी, तो और इधर भी नहीं रहेगी, राइट। सो यहां से यहां तक ये लाइन को आपने नीचे नीचे ऐसे सरकाया। सो कहां तक आप मैक्सिमम यहां तक उसको कंसीडर कर सकते, इससे आगे नहीं। So this complete portion is feasible for this constraint. वैसे ये लाइन को, ये पूरी लाइन अगर आपने इधर इधर कंसिडर की उसको, मैक्सिमम आप यहां तक उसको डिस्प्ले कर सकते, क्योंकि इसके आगे नहीं है बिकॉज ऑफ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। अब हमको एक पोर्शन ऐसे निकालना है जो कॉमन है दोनों के लिए। तो अगर ये देखो, यहां से यहां तक इसको कॉमन है, यहां से यहां तक इसको कॉमन है। सो इफ वी शेयर दिस रीजन, जो कॉमन है दोनों को, जो फिजिबल है, वो हम सिर्फ शेड करेंगे। अब ये शेडेड पोर्शन ऐसा है कि ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करेगा यहाँ की वैल्यू, और सेकेंड कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर आपने ये पोर्शन कंसिडर किया तो ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ का पोर्शन। सिर्फ यही शेडेड रीजन है विच इज फिजिबल फॉर बोथ द कंस्ट्रेंट्स। अब ये जो रीजन हमने कॉमन निकाला है इसको कहते हैं फिजिबल रीजन। शेडेड इज फिजिबल रीजन। ये फिजिबल रीजन के जो बाउंड्री लाइन है, उसके जो वर्टाइसेस है, वर्टेक्स कॉर्नर पॉइंट्स है, उनको हम कुछ नाम देंगे। अब ये तो O है, ओरिजिन O, ये पॉइंट को हम देते हैं A, यहाँ पे एक है B और यहाँ C, राइट। OA BC, OA BC is the feasible region. ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, O के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, A के लिखेंगे, B के लिखेंगे और C के लिखेंगे, और वो कोऑर्डिनेट्स के जो वैल्यूज है उनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जिस वर्टेक्स को या कॉर्नर पॉइंट को Z की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, दैट इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। यहां तक सबके समझ में आया? मिडिल वैल्यू मतलब ये रीजन बोल रहे हैं। ये देखो 3, हमारी पहली कंस्ट्रेंट क्या है, 3x1 प्लस 6x2 लेस और इक्वल टू 8, है ना। तो ये कंस्ट्रेंट से हमने ये लाइन निकाली। अब ये लाइन के इधर के पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करते या इधर के पॉइंट्स कर रहे, ये हमको देखना है। अब वो कैसे देखेंगे, एक कोई भी ये नीचे की लाइन के नीचे के कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करो, चाहे आप ये भी कंसीडर करो। इफ यू कंसीडर दिस पॉइंट, अब अगर परपेंडिकुलर आप डालते हो, ये इसलिए क्योंकि ये पॉइंट्स के हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, यहाँ 1 है तो 1.2 अप्रोक्सीमेटली x1, और x2 क्या है अप्रोक्सीमेटली 0.3। हम अप्रोक्सीमेटली इसलिए बोल रही है कि एक्चुअल सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग, परपेंडिकुलर से एक अंदाज लगा रहे हैं। सो फॉर दिस पॉइंट x1 इज इक्वल टू से 1.2 और x2 इज से 0.3। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, तो आप ये पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, या यहाँ पे कंसीडर किया तो वो आएगा 0.2 एंड 0.8, है ना। तो कोई भी ये लाइन के नीचे का पोर्शन से कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करो और उनके कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है। कोऑर्डिनेट देखने के लिए आपको परपेंडिकुलर ऐसे डालना पड़ेगा, तब आप कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं। अब ये पॉइंट हमने लिया है जिसके ये कोऑर्डिनेट्स है। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये इक्वेशन में डालो। अब x1 है 1.2,
सो 3 इंटू 1.2 पे आएगा 3.6. ओके, 3 multiplied by 1.2 because x1 is 1.2 plus 6 into 0.3. So 6 into 0.3 is 1.8. Getting 5.4 sorry. 5.4 टोटल क्या है? हाँ, so left hand side 5.4. Is it equal? It is less than 8. It is less than 8. 5.4 is less than 8. हाँ, मतलब ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया था ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए अगर हम ये लाइन के ऊपर का पॉइंट कंसीडर करते, से यहाँ का पॉइंट, सपोज यहाँ का पॉइंट क्या है? ये है हमारा 1, ये 2 है 1.5. सो x2 इज 1.5 और x1 है 1. सो अगर ये पॉइंट हम कंसीडर करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स है कितना 1 अप्रोक्सीमेटली 1 एट 1.5. 1 एंड 1.5 मतलब ये वाला हो गया पॉइंट. ठीक है, अगर ये हम कंसीडर करेंगे इसको, इसमें ये कोऑर्डिनेट्स को इसमें पुट अप करो, क्या आएगा देखो. 3 multiplied by 1 plus 6 multiplied by 1.5 क्या हुआ? 3 9 है ना. 1.5 into 6 and 3 into 1 that is 3 plus 9 आया 11. 11 लेस देन 8 है क्या? नहीं है. इसका मतलब ये लाइन के ऊपर के पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करते, ये लाइन के नीचे के पॉइंट्स जो है वो ये कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं. इज इट ओके? हाँ, तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं. अदरवाइज लाइन के नीचे वाले लेस देन, लाइन के ऊपर वाले ग्रेटर देन. सो कभी कभी ऐसे होता है कंफ्यूजन कि हम निकाल नहीं सकते, वो टाइम आपको ये कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करके वेरीफाई करना पड़ता है. इज इट ओके? वैसे ही इस लाइन के बारे में भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं. ये लाइन के यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लिया आपने, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो वो सेकंड कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करेंगे. यहाँ के ये लाइन के राइट साइड के पॉइंट्स अगर आप कंसीडर करते हो, उनके कोऑर्डिनेट्स उसमें डालते हो, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे. तो ये लाइन का इधर का पोर्शन फिजिबल है, ये लाइन का भी इधर का पोर्शन फिजिबल है. दोनों लाइंस के लिए कॉमन पोर्शन शेडेड वाला है. इज इट ओके? सो अभी हमको क्या करना है, हमने ये मतलब देखा कि OABC इज द फिजिबल रीजन विच इज फिजिबल बिकॉज दोनों कंस्ट्रेंट को वो सेटिस्फाई करता है यहाँ के पॉइंट्स, इसलिए इसको कहते हैं फिजिबल रीजन. अब नेक्स्ट है कि हर एक जो कॉर्नर पॉइंट है, वर्टेक्स है, उसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. सो पॉइंट्स, यहाँ पे एक टेबल तैयार करेंगे. पॉइंट कोऑर्डिनेट्स एंड वैल्यू ऑफ z. पहला पॉइंट O जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0. ठीक है, दूसरा पॉइंट है A. A मतलब ये वाला पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 तो 0 है, x1 है 2.6 है कि 2 है ना, 1.2 है. 2 आपके कॉपी में देखो, अगर आप लिख रहे हैं रजिस्टर में कॉपी में तो आपके कॉपी से देखा करो. और समझ में आ रहा है क्या? हाँ बोलो, अदरवाइज आई विल रिपीट. नेक्स्ट इज B वर्टेक्स, B पॉइंट. अब B के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालेंगे? दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस. उसको साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करना पड़ेगा.
और अगर परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करेंगे x एंड y एक्सिस पे या x1 एंड x2 एक्सिस पे, तो यू कैन गेट द कोऑर्डिनेट्स 1.8 एंड 0.6. वेरीफाई करो, ठीक है. पॉइंट इज C, जिसके कोऑर्डिनेट्स है C पॉइंट तो x2 एक्सिस पे है, जिसका x1 0 है, सो 0 एंड 1.4. अब हमको क्या करना है, ये है हमारा x1, ये है x2. आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना z, उसमें ये वैल्यूज पुट अप करो. हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, इट इज x1 प्लस 3x2. ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x1 प्लस 3x2. x1 0, x2 0, z की वैल्यू 0. x1 is 2, x2 is 0. So answer is 2. Then x1 is 1.8, x2 is 0.6. Okay, so 1.8 plus 1.8. आंसर आया मैम वो 3.6 थी शायद वैल्यू, 0.6 की जगह. 3.6 हाँ नहीं, 3.6 कैसा आएगा, बी पॉइंट है ना ये, इसका आप अगर परपेंडिकुलर डालेंगे, 3 तो यहाँ पे है, 3.6 मतलब ये पॉइंट हो गया. आप अगर परपेंडिकुलर ऐसे डालते हो ना, स्केल यूज करो तो आएगा आंसर बराबर. मैंने स्केल नहीं यूज किया है, तो करके देखो साइमल्टेनियसली, फिर से सॉल्व करके देखो. नहीं, अगर साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करना है तो सेकंड कंस्ट्रेंट को आपने 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो उसमें से, पहले कंस्ट्रेंट से. दोनों जो कंस्ट्रेंट्स इक्वेशंस है ना, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं इसको. या फिर सिंपल वे क्या है, स्केल लेके परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, और देखो कहाँ पे मीट हो रहा है वो पॉइंट से. 2.4 आ रहा है मैम, वो 0.6 और 1.8 का. नहीं, जेड की वैल्यू बता रहे. हाँ हाँ, हाँ जो आपने कितना, 3.6 बताई थी वो सिर्फ शायद एग्जांपल के लिए बताई होंगी. हाँ 3.6 ना, जेड नहीं की मैम, बोल रहे हैं, जेड की वैल्यू ना जेड की वैल्यू 2.4. 2.4, 1.8 है ना. हाँ 3.6 आएगी ना. यहाँ पे पुटअप करो ना, x1 इज इक्वल टू 1.8 प्लस 3 टाइम्स x2 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, so it is 1.8 plus 1.8, 3.6. ठीक है. एंड लास्ट वैल्यू ये निकालनी है z की. x1 तो 0 है, x2 इज इक्वल टू 1.4, so 4.2. ठीक है. So value of z corresponding with this is 0, with A it is 2, B 3.6 and with C 4.2. हमको निकालना है maximum value of z. So maximum value of z is at C. Therefore maximum value of z is 4.2. It is 4.2, which is at C, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 1.4. यहां तक समझ में आया. x1 is equal to 0 and x2 is 1.4 and मैक्सिमम z हमने लिखा ही है. हमको मैक्सिमम z निकालना है और x1 x2 की वैल्यू. So this is the answer of this given linear programming problem. Is it okay?